नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो अमेरिका को होते हैं उसके लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस क्या है और चाइना का जो वर्चस्व रहा है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, खास करके ट्रेड के उसमें। ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में भी हुई थी, उस पर हमने पहले लेक्चर्स कवर किए हुए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो चीन की मजबूत स्थिति के बावजूद जो भारत ने अमेरिका को किए जाने वाले जो उत्पाद निर्यात हैं उनके अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, और इसके बारे में हम इसमें डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हम डेटा के साथ बात करेंगे, हम थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, 1987 से भी हम इसमें बात करेंगे। थोड़ी सी बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज की बात करेंगे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर की पॉलिसीज पे बात करेंगे, थोड़ी सी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थे इन सबको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि हमारा अब जो मौजूदा जिस पर बात करनी है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों को लेकर के है कि उनके लिए इंडिया कहाँ पर टिकता है ट्रेड के सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक फॉरेन अफेयर्स, वो सारी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो उन पर किसी और लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ट्रेड पर बात करेंगे, किस तरीके से हमने अपनी जो स्थिति है जो एक्सपोर्ट से मजबूत की है, उसके मद्देनजर जो चाइना के साथ हमारा एक जो कंपटीशन हो जाएगा। बेसिकली चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, खास करके एक्सपोर्ट में चाइना का जो एज है वो बहुत मैसिव है, तो हम किसी मुगालते में ना रहें। लेकिन इंडिया के लिए एक पोटेंशियल चांस है और एक सब्सटेंशियल है कि अपने शेयर्स को बढ़ाने का, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का और उसमें कंपिटिटिव एज को लेके आने का। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा हम डेटा के साथ बात करेंगे, डेटा एनालिसिस के। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूं। पहले जिस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए थे इंडिया में, लॉयड ऑस्टिन आए थे, उसके बाद अमेरिका के जो फॉरेन एक तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसको कह दीजिए आप, तो उसमें जो एंटोनी जे बिल्किन है, इनकी जो नीतियां हैं, इन्होंने जो स्पष्ट तरीके से अपनी जो दो बातों को लेकर उन्होंने मुख्यता से उठाया, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद जो जुलाई में जो निर्यात का जो 9 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है, इस बैकड्रॉप में हम बात करेंगे कि हमारी जो इसमें कहते हैं कि हमारी जो एक कम्पिटिटिवनेस एज आ सकती है, जिस तरीके से भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोशिश कर रही है लगातार, और उनके जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर के, उसके मद्देनजर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स को अमेरिका के अगर हम इसमें फोकस में बात करें तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर हम इस पर डेटा एनालिसिस के साथ मजबूती से बात करेंगे। तो इसके साथ साथ अगर हम इसका थोड़ा सा और बैकड्रॉप ले लेते हैं, तो इसमें हम फॉरेन जो उनके मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो एंटनी जी बिल्किन, जो भारत के दौरे पर आए थे, इन्होंने एक तरीके से जिस तरीके से अपनी यात्रा के दौरान जो अफगानिस्तान, इंडिया, हिंद महाहिंद प्रशांत और इसमें कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दे पर कई सारी बातचीत की, जिसको काफ़ी प्रमुखता से उठाया भी गया। लेकिन जो था कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और जो ये अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी जे बिल्किन, इनकी भी जो वार्ता हुई, इसमें जो मजबूत कारोबारी रिश्तों को लेकर के कुछ तल्ख मुद्दे जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से चलते आ रहे हैं उनको भी प्रमुखता से उठाया। मैं फिर से कहता हूं, अमेरिका ने उसको बिना किसी लाग लपेट के उसको प्रमुखता से उठाया, और कुछ भारतीय नीतियों से अमेरिका चिंतित है। इस पर अमेरिका ने अपने कंसर्न्स को बिल्कुल साफ गोई से, एक तरीके से बिल्कुल स्पष्टता से रख दिया, उसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं दिखाई उन्होंने इसको स्पष्टता से रखा कि ये हमारी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, इनको एड्रेस करें। और इंडिया ने एश्योर किया है, उनको रादर रीएश्योर किया है कि इस पर बिल्कुल, इस पर इंडिया की प्रमुखता के साथ अमेरिका को देखा जाता है, खास करके ट्रेड रिलेशंस में। तो अब ये बात निकल करके आती है कि जिस तरीके से जो ये कंसर्न है, ये किस तरीके के कंसर्न है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से जो हाल ही में जो प्रस्तावित जो ई कॉमर्स की नीति है, इसको लेकर के आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि अमेरिकी निवेश की राह में जो अड़चने हैं उनको भी हटाने का आग्रह किया। इसको हम केस स्टडी से भी समझेंगे। जेफ बेजोस की विजिट पे जो हुआ था, जो पीयूष गोयल के साथ जो उनका था उस समय जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उसके बाद जो एलोन मस्क के साथ जो बात हुई, उनको मैं एज ए केस स्टडी उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें हम एमएनसीज को समझना भी चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो बात कर रहे हैं इसमें, तो भारत की तरफ से इनको आश्वस्त किया गया है कि कारोबार और निवेश से जो भी जुड़े मुद्दे हैं, आगामी ट्रेड समझौतों में इसका समाधान निकाला जाएगा। इसकी तरफ से इंडिया ने इसे रीश्योर किया है। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौतों को लेकर ही मैं कैविट बता रहा हूँ आपको कि वार्ता शुरू करने के लिए अभी कोई तय तिथि नहीं हुई है। तो ये, लेकिन ये इसकी संभावना प्रबल है। इसके बाद जो अगर कहें कि जो इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अगर आप उसको रीड करें तो उसमें अमेरिका के जो कंसर्न्स थे उन्होंने अपने रखे। उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर आने के बाद जो कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर के भी इस पर एक सोचना होगा, और इस पर सशक्तिकरण से एक तरीके से इसमें काम करना होगा। और दो द्विपक्षीय निवेश है, यानी कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें जो कारोबार को बढ़ाने की राह में जो आने वाली जो अड़चने हैं, इनको दूर करने पर लगातार काम करना होगा, ऐसा बिल्कुल उनका स्पष्ट कहना था। और इसके बाद जो अगर हम बात करें तो
तो और इस जिस तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये सार्वजनिक तौर पर ये मुद्दा उठाया, अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरीके की ऐसे हम प्रेशर टैक्टिक्स करें फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, या ऐसे हम आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स करें, लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक तरीके से इसमें रणनीतिकार साझा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इसमें। और क्योंकि और इस इंडिया का जो है एक्सपोर्ट्स हमारे हमेशा ज़्यादा हुए हैं, अमेरिका ने जो हमें दिया है या अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए और हमारे लिए जो अमेरिकन इंपोर्ट्स हैं उसमें कमी है, तो एक डिसबैलेंस है, तो इंडिया को थोड़ा एज तो हमेशा से रहा है, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी प्रमुखता से उठाई थी। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से जिस तरीके से जारी बयान में ये द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों को पूरी तरीके से चुप्पी साध ली थी, एक तरीके से इसमें ऐसा कहा जा सकता है। तो बाद में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर साफ तौर के प्रश्न पूछने पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, और इसलिए भी इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें एक वजह जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब इनके साथ बायलैटरल बातें होंगी, जब उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जब आएंगे तब उसके साथ जो बातें होंगी, उनके साथ जब बातें होंगी तो एक उस पर शायद इस पर एक कारगर तरीके से हो। लेकिन बहरहाल अमेरिका ने अपने कंसर्न्स बिल्कुल साफ तौर पर बता दिए हैं। तो बिल्किन के जो भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2021 में निवेश माहौल को एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। ये मैं आपको बैकड्रॉप इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आंसर्स लिखेंगे तो ऐसी बातें आप लिखेंगे तो आपके आंसर्स में एक वजन आ जाता है। और इसमें जिसमें भारत में निवेश का माहौल को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बताया गया था। तो इनकी विजिट से पहले उनके जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण बताया गया था। तो इससे जो है मोदी सरकार को ये भी आग्रह किया गया है कि वो निवेश की राह में ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर होने वाली अड़चनों को खत्म करें, यानी कि रेटिपिज्म से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना ओपन कर दें कि जिससे हमारे हितों को थोड़ा नुकसान पहुंचे। तो अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो अमेरिका को जून 2021 में भारत सरकार की तरफ से जो प्रस्तावित ई कॉमर्स नीतियों को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये हम इसको बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं, इसको हम आधार समझ सकते हैं। किस तरीके से अमेजोन के साथ उनकी जो इंडिया के साथ जो एक तरीके के उसमें कोर्ट केसेस है, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भले ही दिया है, लेकिन अभी शुरुआती स्तर फिर हमारा जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है उसको वापस लिया गया है। तो कई सारी बातें ट्विटर के साथ एक तरीके से, और ये जो टेक कंपनीज हैं इनके साथ जो एक तरीके से पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से इनके खिलाफ जो है टैक्स को लेकर के, उस पर भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मैंने इस पर एक लेक्चर कवर किया था कि जब मैं अमेरिका का जो टैक्स स्ट्रक्चर था किस तरीके से कॉर्पोरेट पे, और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 15% पे आ जाए, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो वो लेक्चर आप देखिएगा, मैंने उसमें बताया कि 2023 तक, और उसको लेकर के जेनेट येलेन जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो फॉर्मर फेड चेयरमैन रह चुकी हैं, चीफ रह चुकी हैं, उन्होंने इसको काफ़ी प्रमुखता से उठाया। इस पर वो काफ़ी चिंतन का हो सकता है उनकी विजिट भी आगे हो, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो 2023 तक के लिए जो ग्लोबल कॉर्पोरेट के लिए जो 15% टैक्स है, उस वीडियो में आप देखिएगा तो आपको और ज़्यादा उसमें बुनियादी तरीके से वो समझ में आएगा। तो हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच जो डिफेंस है, यानी कि जो रक्षा है, और कूटनीतिक स्तर पर जो है लगातार विचार विमर्श का दौर चलता रहा है। और उनकी एक क्वाड को लेकर के भी एक ज़्यादा इसमें दिलचस्पी है, उसको भी प्रमुखता से उठाया गया है। तो लेकिन कारोबारी रिश्तों को एक तरीके से जो एक खास अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रेड के जो उसके कंसर्न्स हैं उसको लेकर के बहुत सीरियस है, और इंडिया को इसमें एक जिसको कहते हैं कि एक लचीला रुख दिखाना होगा। और लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अपने हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर हमारे जो मार्केट्स ओपन करने के जो खतरे हैं, जो फॉरेन कैपिटल को लेकर चिंताएं हैं, हम उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एक तरीके का इसमें बहुत ज़्यादा इसमें स्किल से हमें अमेरिका के साथ इसमें डील करना होगा, जो सरकारें अपने लेवल पर बिल्कुल करती रहेंगी, करती रही हैं, करती रहेंगी। तो अक्टूबर 2020 तक जिस तरीके से देखा गया था कि दोनों देशों के सरकारों के बीच एक जो कारोबारी समझौता था इसको लेकर लगातार बातें होती रहीं, और एक समय यहाँ ये भी आ गया था कि मिनी ट्रेड डील पर दोनों जल्द ही हस्ताक्षर करने की बात ये हुई थी। ये मैं आपको अक्टूबर 2020 की बात बता रहा हूँ। लेकिन इसको अगर हम अब थोड़ा सा हम इसको डेटा पे अगर हम बात करें तो उससे पहले एक मैं आपको डेटा और दे देता हूँ जुलाई का। तो जुलाई में निर्यात जो है 9 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। ये काफ़ी आपने हेडलाइंस देखी होंगी, प्रमुखता से ही बात उठी है। तो अगर इसको अरब डॉलर्स में अगर हम बात करें तो जो हमने निर्यात किया है 2019 के अंदर, हमने इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं।
जो हमने निर्यात किया है वो 2019 में जो हमने 26.23 अरब डॉलर किया था। 2020 में, ये मैं आपको इसमें एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और 2020 में ये आपका 23.78, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी। लेकिन 2021 में जो है ये 23.78 से 35.17, अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो 26.23 से 35.17, तो वहां पर भी काफी बड़ी बढ़ोतरी है। और अगर आप 2020 से इसमें देखें तो इसमें करीब करीब जो है 12 अरब डॉलर का एक तरीके से एक्सटेंशन हुआ है। तो ये 9 साल के रिकॉर्ड स्तर पर हमारे एक्सपोर्ट पहुंचे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कहा है कि वो एक्सपोर्ट्स को लेकर के एक तरीके से इसको एक पुश देना चाहते हैं, इस पे आत्मनिर्भर की भी बात की गई है, और इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिसका कि काफी ज्यादा एक व्यापक असर हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर भी इसका पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर रिकॉर्ड है कि जब हम डेटा एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉर मेंशनिंग सेक मैं इंपोर्ट का डेटा भी आपको देता चलूं। 2019 में हमने 40.43 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने 2020 के अंदर 29.11 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था, और 2021 में हमने 46.4। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है 35.17 है, और आयात जो है वो 46.4 अरब डॉलर है। तो इनके बीच में अभी भी जो है इसको कहते हैं कि सेफली अगर आप देखें तो 11 पॉइंट्स का, 11 अरब डॉलर का इसमें एक डिफरेंस आता है। तो अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो निर्यात हुआ है वो किस तरीके से रहा है, तो अप्रैल में जो था 30.63 का इसमें वैल्यू हुआ था, मई में आपका 32.27, जून में आपका 32.5, और जुलाई में आपका 35.17 इसको जो है। और ये जो डेटा है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट पर, मुखी की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइट पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय की ओर से जो जारी शुरुआती आंकड़े, मैं आपको कैवेट ड्रॉ करता चलूं तो ये शुरुआती आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक भारत से वाणिज्य वस्तुओं का जो निर्यात जुलाई महीने में बढ़कर 35.17 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये कम से कम 9 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। तो इसकी जो प्रमुख वैश्विक बाजारों में जो रिकवरी की वजह से बाहरी मांग बढ़ी है, जिसके कारण भारत के निर्यात में तेजी आई। और एक बात और है, आपको अगली स्लाइड बताता हूँ। यहाँ पर एक बात और है कि हमारा जो करेंसी है, रुपये और डॉलर के बीच में जो रिलेशन है, उसमें अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो एक्सपोर्टर्स लॉबी कह लीजिए, या एक्सपोर्टर्स का जो होगा वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी करेंसी जो है वो और ज़्यादा डिवेल्यूएट, थोड़ी सी और ज़्यादा गिर जाए डॉलर के मुकाबले में, ताकि एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़े। तो इसका असर क्या होगा, एक तो हमारे लिए इम्पोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा डॉलर और स्ट्रेंथन हो जाएगा, डॉलर उनका स्ट्रेंथन हो जाएगा, हमारा रुपये और गिर जाएगा। और दूसरा, इससे मार्केट्स के अंदर जो शेयर मार्केट है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैं एक आपको ये बताता चलूं इसके साथ। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जिस तरीके से तेल के निर्यात में तेजी आने से कुल मिलाकर जो वाणिज्य निर्यात जो जुलाई था ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अगर पेट्रोलियम वस्तुओं का निर्यात इसी स्तर पर बना रहता है तो इससे निश्चित रूप से वित्तीय वर्ष 2022 के अंदर वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात को बल मिलेगा। तो ये एक इसकी एक पहली फाइंडिंग आ जाती है जब हम एनालिसिस करके ये पाते हैं। तो वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान भारत की, जो मैंने आपको भी आंकड़े दिए थे, इसमें क्या हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत से अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल एक तरीके से ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो हमारे जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसको ट्वीट करके भी इसको कहा था। अगर आप देख सकते हैं इसको आसानी से, तो एक तरीके से इसमें देखा जाए तो हमारा जो अब ये निर्यात जो है 400 अरब डॉलर के सालाना लक्ष्य को इसमें जो मैं आपको बताता चलूं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको कहा था कि 400 अरब डॉलर का सालाना लक्ष्य पे इस पे काम होना चाहिए, और बहुत तेजी से इसमें काम होना चाहिए। ये उनकी एक तरीके से उन्होंने ये इसको पब्लिकली भी कहा था। तो इसमें जो 400 अरब डॉलर का जो सालाना लक्ष्य है, इसके 32.64% तक ये पहुंच गया है, यानी कि 33% भी अगर आप इसे मान लें तो एक तिहाई इसको अचीव कर लिया गया है। तो चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में ही निर्यात में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, और अप्रैल और जून 2021 के दौरान निर्यात जो है आपका 130.56 अरब डॉलर रहा है, जो पिछले साल के समान अवधि में निर्यात से 73.86% ज्यादा रहा है। और 2019 में समान अवधि में अगर आप इसको देखें, इसकी तुलना में निर्यात जो है 21.85% ज्यादा रहा है, जो मैंने आपको आंकड़े अभी थोड़ी देर पहले दिए थे। तो इसको लेकर के जो यह है कि निर्यात में टिकाऊ वृद्धि एक तरीके से
निर्यात क्षेत्र को मजबूती के संकेत मिलते हैं, जिससे जिसको कहते हैं कि एक फील गुड फैक्टर आता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर आता है। तो इस क्षेत्र में जो है जैसे आपका जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको FIO भी कहते हैं, इनका जो नजरिया है, इनके पास उपलब्ध जो आंकड़े हैं, इनके मुताबिक कम से कम 9 साल की तुलना में सर्वाधिक मासिक निर्यात है। तो ये मासिक निर्यात, तो जुलाई में निर्यात जो है 9 साल में ये सबसे ज्यादा मासिक निर्यात है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और इससे ये भी जो अगर इसको संकेत की बात करें, इसका मतलब क्या, जो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि वैश्विक व्यापार में तेज रिकवरी हो रही है, जिसकी वजह से भारत के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस बात को लिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो चाइना के साथ जो एक टसल आएगा, जो इसमें एक तरीके से अमेरिका का जो कंसर्न रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के रहा हो, और जिस तरीके से चाइना का जो शी जिनपिंग जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनका जो क्रैकडाउन रहा है रिसेंटली चाइना टेक कंपनीज के ऊपर, यानी कि वो नहीं चाहते कि टेक कंपनीज उनकी पॉलिटिकल उस जो पकड़ है चाइना के अंदर उसमें किसी तरह की दखलंदाजी हो। क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने कहा था, जो alibaba.com के थे, तो उन्होंने ये कहा था, जैक मा ने ये कहा था कि जो अमेरिकन जो बैंकर्स हैं एक तरीके के लीच की मतलब जोक की तरह है, तो ये उनको डिरेल कर रहे हैं, और उस पर ये कमीशन खोरी का वो लफ्ज मैं यहाँ नहीं यूज करूंगा, लेकिन इसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उनके ऊपर जो क्रैकडाउन वगैरह हुआ उससे वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज में आ गए हैं। यानी कि बिजनेस जो है हमेशा वो जो चाइनीज की सत्ता है उसके नीचे ही रहेगा, उनसे बड़ा होने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके के क्रैकडाउन भविष्य में भी आएंगे। तो इसके मद्देनजर जो है, जो चीन की मजबूत स्थिति है, इसके बावजूद जो भारत ने अमेरिका को जाने वाले उत्पाद निर्यात में अपनी स्थिति मजबूत की है, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। अब बात निकल करके आती है, अगर हम इसको देखें कि इसमें जो ऐसी मान्यता भी है कि उत्पाद में निर्यात में चीन भारत से काफी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुगालता नहीं है इसमें। तो ये बात निरपेक्ष तौर पर भले ही सही है, लेकिन अगर इसको हम रिलेटिव तरीके से देखें, अगर आप इसको सापेक्षिक तरीके से देखें, तो तस्वीर बदलती दिख रही है। और इस एक तरीके से जो ये घटना है, इसको समझने के लिए अमेरिका द्वारा भारत एवं चीन से किए जाने वाले जो आयात के आंकड़े, ये इसका इस्तेमाल करता है। तो हम उन आयात के आंकड़ों पर हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से वो जो आयात के आंकड़े हैं जो अमेरिका से आए हैं उसका जो इम्पैक्ट होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मुश्किल दौर में कंपनियों को रणनीतिक सोच, और इसमें जो केंद्र में जो है एक्सपोर्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, इसमें जो है वस्तुओं की जो निर्यात में चीन को जो है वैश्विक स्तर पर अतुलनीय सफलता मिली है। अगर आप देखें, जब डेंग जोपिंग जब उनकी न्यूयॉर्क विजिट थी, यानी कि जो अमेरिका की विजिट थी, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला, उसमें अमेरिका का काफी बड़ा योगदान है एक्चुअली में। और जिस तरीके से चाइना को रिस्ट्रक्चर करने में, और बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में जब जो बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तो किस तरीके से चाइना की जो एंट्री WTO में करवाई गई थी उसको बहुत सुगमता से, उसमें काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे थे, वो इस वक्त कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ें तो आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो उस वक्त जिस तरीके से चाइना को एंट्री करवाई गई, और जिस तरीके से उसमें रशिया का रोल रहा है, रशिया उसके बाद रशिया ने फॉलो अप किया, तो उसके बाद से जो चाइना का जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस में एज आ गया, क्योंकि उसके बाद आप उसे डंपिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो फ्लडिंग हुई है 2000 के बाद जो चाइनीज गुड्स की पूरी दुनिया भर के मार्केट्स में, उसने दुनिया की जो इक्वेशन है वो ट्रेड को लेकर के उसमें चाइना की स्थिति को बहुत मजबूत बना दिया। तो एक डेप्थ ट्रैप करके भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, किस तरीके से चाइना ने उस जो तेजी का पिछले 20 साल में, खास करके जब बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, एक तरीके से कह लीजिए इसे, जब चाइना की एंट्री हुई है, उसके बाद जो एक जो एक्सपोर्ट में या व्यापार के अंदर जो एक चेंजेस आए हैं, फॉरेन ट्रेड सेक्टर के अंदर मैसिवली जो चेंजेस आए हैं, और जिस तरीके जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला, उसने जो रफ्तार पकड़ी, जिसमें आप स्टिग्लिट्ज़ को ले लीजिए, क्रुगमैन को पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि उस समय पिछले लास्ट 20 ईयर्स जो थे ये दुनिया के लिए डिसाइसिव थे। अब मैं इसके एक तरीके से इसको समझाने के अर्थ में कहता हूँ कि जिस तरीके से ईस्ट एशियन क्राइसिस जब आसियान बना था 1967 के आसपास, जो उसके बाद जो साउथ ईस्ट एशियन जो टाइगर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से फ़ायदा उठाया, तो इंडियन इकोनॉमी ने उस वक्त भी पिछड़ गई थी। और उसके बाद जब हमने यहाँ पर जो पिछले 20 सालों में जो ग्लोबल तेज़ी का जो फ़ायदा डिफरेंट कंट्रीज़ ने उठाया, तो उसमें भी हम पिछड़ गए। तब आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रिफॉर्म्स 1991 में हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो वो इतने सब्सटेंशियल नहीं थे। अगर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की अगर आप आंकड़े देखें, उसमें देखें 1997 की अगर आप एग्जिम पॉलिसी पढ़ें, तो आपको काफ़ी खुद लगेगा कि हमने ये जो रेस थे हमने इसको मिस किया। लेकिन अब जो है हमारे पास एक और मौका आया है, खास करके कोविड के बाद, तो उसको लेकर के हमारे लिए चुनौतियाँ क्या हैं और हमारे लिए प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो इसको बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि इसमें जो
चीन ने न केवल बड़े पैमाने पर निर्यात किया, बल्कि उसने मशीनी उपकरणों को कंप्यूटर की जगह देकर मूल्य श्रृंखला को भी जो है उसने एक तरीके से उन्नत किया है। और अक्सर जो निवेशक हैं और जो प्रबंधन है, भारत में सेवाएं जो सर्विसेज हैं उनका निर्यात करने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन वस्तु निर्यात से जुड़ी कारोबारी योजनाएं को लेकर जो आशंका होने लगती है, कि आंकड़ों को ये इशारा करते हैं कि किसी भी डरे पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। जो मैं आपको हमारी जो पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, अगर आप नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के आंकड़े देखें, उसके बाद आप वाजपेयी साहब के आंकड़े देखें, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार के आंकड़े देखें, उसमें थोड़ी तेजी आपको दिख सकती है, लेकिन उसमें काफी काम करने की गुंजाइश थी। और जिस तरीके पॉलिसी पॉलिसी पैरालिसिस की बात जो की जाती थी मनमोहन सिंह सरकार के अंदर, तो अगर हम इसमें भारत और चीन की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो उत्पाद निर्यात आंकड़ों का इसमें जो है, एक तो ये मेजर करने की समस्या इसमें बिल्कुल आती है, जिसको गलत तरीके से बनाने की जो परिपाटी एक तरीके से जिम्मेदार है, इसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो पूंजी पर नियंत्रण और एवं कर नीति को गलत बिल बनाने की प्रवृत्ति से बढ़ावा मिलता है। तो ये अगर आप देखें, अगर आप पढ़ें, तो आपको ये बात निकल करके आएगी कि कैपिटल को नियंत्रण करने की नीति और उसके बाद गलत तरीके से जो बिल बनाने की जो प्रवृत्ति है, इससे इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, इसको कॉम्प्लेक्स होने में और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो लिहाजा जो है इन दोनों देशों ने से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात के मासिक आंकड़ों पर गौर करना ज्यादा उपयोगी है। जो मैं आपको जुलाई का मैंने आपको जिस तरीके से साल दर साल का आंकड़ा दिया, उससे पहले मैंने आपको अप्रैल मई, तो इसलिए मैं मंथली उसमें फिगर कर रहा हूँ कि तो उसमें क्या है कि उसमें आपको ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। हम ईयर ऑन ईयर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें भी एक उसका भी अपना रेलिवेंस है, लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं, तो इसलिए मंथ ऑन मंथ का यहाँ पर ज्यादा रेलिवेंस है। तो अब बात करते हैं, ऐसी संभावना है कि यहाँ पर नजर आने वाली जो क्वांटिटी मूल्य है इनका, जो मात्रा के हिसाब से जो इनका मूल्य है, तो इनसे घरेलू आंकड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा स्टिक होंगे। तो अमेरिका के जो उत्पाद आयात में भारत की जो हिस्सेदारी पर अगर हम गौर करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ, तो जनवरी 1987 के आंकड़ों से अगर इसको शुरू करते हैं, तो पहले दौर में भारत की हिस्सेदारी जो हर महीने जो है आपका उस वक्त थी 0.0016% की दर से बढ़ रही थी। तो इस प्रगति का जो पहला एक तरीके से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया, जो सब्सटेंशियल इसको कह सकते हैं, वो आपका आया था दिसंबर 2001 के अंदर। उसके बाद भारत का हिस्सा जो है कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगा, और हर महीने जो है 0.0037% की अधिक से मंथली वृद्धि इसमें दर्ज की गई। और फिर जो एक ऑब्स्ट्रक्शन जो बड़ी आई थी, वो आई थी दिसंबर 2009 में, जब ये एक तरीके से दूसरा एक तरीके से अवरोध पैदा हुआ। तो इसके बाद जो अमेरिकी आयात में भारत की जो हिस्सेदारी थी प्रति माह जो है, उसके बाद 2009 के बाद, तो ये 0.0059% के परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से ये बढ़ती रही है। तो वहां से एक कंटिन्यूस इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो हालांकि अगर हम बात करें जो अमेरिकी उत्पाद हैं, जो अमेरिकी उत्पाद जो आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है 2.6% के साथ अब भी बहुत कम है, तो आपको इसको भी बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो लेकिन जो भारत में बड़े पैमाने पर मौजूदा जो निराशा जो इसमें उत्पन्न हुई है कोविड के बाद खास करके, इसके विपरीत ये हिस्सा जो है, इसमें आपको देख सकते हैं कि ये एक तरीके से कंटिन्यूस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आंकड़ों के लिहाज से बताया। अब हम बात करें अगर कि वस्तु निर्यात की स्थिति में ये किस तरीके से इसमें सुधार आएगा, उस पर हमें बात करनी चाहिए। जो हम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात लगातार कर रहे हैं, तो वर्ष 2000 अगर आप एक की बात करें और 2009 के बीच जो ये अवरोध आए थे, इसमें पहले किस तरीके से जो एक तरीके से नीतिगत जो इसके इनपुट थे, इसके बाद अमेरिकी आयात में जो भारत की हिस्सेदारी है, इसको तीव्र उछाल किस तरीके से मिला, किन फैक्टर्स की वजह मिला, तो उसको अगर आप जब आप आंसर्स लिखेंगे, तो उसमें 3 मुख्य बिंदु हैं जब आप एनालिसिस करते हैं ट्रेड का। तो पहला जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स के रास्ते में अड़चनों को दूर करने का था। तो भारतीय बाजार को जब आयात के लिए अधिक खोलना 1991 में ये शुरू हुआ था, आर्थिक सुधारों का केंद्रीय विषय था। तो 1991 में था, तो उस वक्त ये था कि एक तरीके से इसको माना जाए कि उस वक्त ये अंदर इसको कहते हैं कि एक नीति यही थी, इसकी मूल भावना उन रिफॉर्म्स की यही थी कि इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए। उसमें अगर आप सी रंगराजन जी को पढ़ें, उसमें देखें, उसमें कई सारे के थे। उसके बाद जब वाजपेयी जी थे, उस वक्त जो जिस तरीके से बिमल
ईरान की जो बुक्स हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी उस पर आपको समय समय पर उसमें बताता रहता हूँ। लेकिन तो उसमें अगर सी रंगराजन का अगर आप पढ़ें तो आपको काफ़ी हद तक उसमें समझ में आएगा कि उस वक्त किस किस तरीके से मोंटेस्क्यू अहलूवालिया की जो बुक्स हैं आप उनको देखें, रिसर्च पेपर्स हैं इस पर बहुत। तो जब सीमा शुल्क और गैर शुल्क की जो बाधाओं को कम किया गया तो भारत आने वाला जो कच्चा माल था वो और सस्ता हो गया। तो इससे जो निर्यातकों की पहले की तुलना में अधिक कम्पिटिटिव बन गए, क्योंकि जब कच्चा माल आपके पास आने लगा उसके बाद आपके अंदर एक कम्पिटिटिवनेस और ज़्यादा बेहतर हुई। तो तब जो था उस वक्त, जो अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर देखें तो जो राकेश मोहन थे, जो डेप्यूटी गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, तो ये उस वक्त कहा करते थे कि हम सीमा शुल्कों में कटौती करते हैं तो निर्यात बढ़ जाता है। जैसे तो ये उनकी इसको आप आंसर्स को हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि उस वक्त राकेश मोहन की जो स्टेटमेंट काफ़ी फेमस भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीके से अगर हम इसमें कट्स देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ जाता है। तो जब भी हम सीमा शुल्कों में जब भी कस्टम्स पे कट होता है तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इसको समझने के लिहाज से आप इसको बिल्कुल साइड कर सकते हैं। और इसके बाद जो आप ये देखें, उसके बाद जो एक तरीके से उसके बाद की जो सरकारें थी पहले कार्यकाल में सीमा शुल्क है, यानी कि अगर आप 91 से देखें, चाहे वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट हो, उसके बाद जो एक तरीके से देवगौड़ा साहब की गवर्नमेंट हो, गुजराल साहब की गवर्नमेंट हो, उसके बाद वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट हो, तो इनमें इकोनॉमिक को लेकर के और जो हमारा जिस तरीके से ये रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने को लेकर के था, तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं। अगर आप यशवंत सिन्हा के उस वक्त के काम को अगर आप देखें, और उसके बाद जसवंत सिंह जी भी इनके बीच में थोड़ा शिफ्ट भी हुआ था, मतलब ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर, लेकिन यशवंत सिन्हा जी जो थे उस वक्त वो एक तरीके से इस पर काफ़ी सारा उन्होंने उसमें पहल किया था, यानी कि उसमें कोई ब्रेक नहीं आया। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो 91 में जो काम शुरू हुआ था उसमें एक निरंतरता बनी रही, खास करके इकोनॉमिक पटल पर लेकर के, चाहे वो सरकार में चाहे कोई भी रहा हो। तो इसमें जो हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रीजन है, वो ये था कि पूंजी प्रभाव की राह जो थी इसकी बाधाओं को हटाने का था, यानी कि जो कैपिटल का फ्लो था उसको हटाने का था। इसमें भी इस पर काफ़ी काम हुआ है। तो जो फॉरेन कंपनीज थी, एमएनसीज थी, इन्होंने किस तरीके से एफडीआई से जुड़े नियमों को एक तरीके से और लिबरल किया और उदार बनाने का इस्तेमाल, तो भारत में एक तरीके से एक परिचालन शुरू करने को और यहाँ के जो विदेशों से निर्यात करने के लिए इसको और ज़्यादा सुगम बनाने की दिशा में निरंतर काम किया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो विदेशी कंपनियों की जो पहुंच थी, वो पूंजी को विश्व स्तरीय कीमत पर वैश्विक कॉरपोरेट जो था वित्तीय इंतजामों तक रही है, जबकि भारतीय कंपनियों को इस मामले में ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आप इंडियन एमएनसीज को देखें और आप ग्लोबल एमएनसीज को देखें तो आप बिल्कुल पाते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा गैप है उनकी क्षमताओं को लेकर, ग्लोबल रीच को लेकर। इसमें तेजी आ रही है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप चाहे अडानी एंटरप्राइजेस को देखें, आप चाहे रिलायंस एम्पायर को देखें, तो इसमें तेजी आ रही है, इसमें चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ह्यूज गल्फ है जो ग्लोबल एमएनसीज हैं और जो इंडियन एमएनसीज हैं। इसमें अगर आप इसको देखें तो जैसे किसी स्टील विनिर्माता कंपनी के लिए इक्विटी निवेश या कर्ज के तौर पर पूंजी की जो उपलब्धता है, तो वो जिस तरीके से आयरन ओर के लिए जो इसका रॉ मटेरियल है या कोयले जैसे कच्चे माल की जो उपलब्धता जैसी एक तरीके से इसे देखें तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट तो रहता ही है। तो पूंजी नियंत्रण कम होने से भारतीय कंपनियों की पूंजी यानी कि इक्विटी एवं कर्ज जो कम दरों पर उपलब्ध होने लगी, तो उसमें जिस तरीके से कॉर्पोरेट का जो राइज हुआ है उसको अगर आप समझें, अर्थशास्त्र के हिसाब से समझें, तो आप उसमें ये पाते हैं कि ये इनकी वजह रही है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि पूंजी नियंत्रण कम होने से भारतीय कंपनियों की जो पूंजी है वो इक्विटी एवं कर्ज कम दर पर उपलब्ध होने लग गया था, जिससे उन्हें अधिक कम्पिटिटिव बनाया और वे निर्यात करने की स्थिति में आ गए थे। तो ये एक तरीके का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, जिस तरीके से आयात के रास्ते में अड़चनों को दूर किया गया, भारतीय बाजार को आयात के लिए खोलना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद एक तरीके से हमारी जो एमएनसीज हैं इनको और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए इक्विटी एवं कर्ज में कम दरों पर उपलब्ध होने लगी, और जो इसमें था कि पूंजी के प्रभाव की राह में जो बाधाएं थी उनको हटाने पर काम हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी, तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी ये कि जो ढांचागत व्यवस्था में किए गए सुधार, जिसने भारत को जो था वो ग्लोबल पटल पर यानी कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में मदद की, और भारत में सामान बनाने वाले जो एक्सपोर्टर्स थे, निर्यातक थे, उनको सस्ते श्रम की तलाश में भीतरी इलाकों तक पहुंचना संभव हो सका। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम हुए, आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए, वाजपेयी साहब के टाइम पे जो बात हुई, यानी कि अगर आप देखें तो हमने इस दिशा में भी एक निरंतरता के साथ डिफरेंट सरकारों ने इस पर लगातार काम किया। तो अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जो अमेरिकी उत्पाद है, जो इसमें जो आयात है, इसमें चीन की हिस्सेदारी के
पर क्या हो रहा है, यानी कि इसका जो मौजूदा स्थान है, जो इसका प्रोस्पेक्ट है, उसको लेकर के किस तरीके से इसमें चेंज आने की प्रबल संभावना है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि शुरुआती दौर में अगर आप जनवरी 1987 की बात करें, जैसे अपने इंडिया के लिए कहा था, तो इस आयात में चीन का हिस्सा जो था वो 1.7% था, हमारा 0.0016% था, और उस वक्त चाइना का जो हिस्सा था वो 1.7% था। और ये एक तरीके से बढ़ते हुए अगर आप इसको सितंबर का डेटा देखें 2017 का, तो ये बढ़ करके 23.3% तक जा पहुंचा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने वो जो रश था पिछले 20 सालों का, उसको हमने किस तरीके से मिस किया। तो 23.3% तक चाइना जा पहुंचा। इसमें इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये फॉर रिकॉर्ड के लिए, कि चाइना ने एक तरीके जिस तरीके से वॉलमार्ट के साथ एक कोलैबोरेशन की, और वॉलमार्ट ने जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे उनको उसने फ्लड कर दिया अमेरिकन मार्केट्स को, क्योंकि वहां पर लेबर चीप थी, और वहां से वॉलमार्ट के जरिए वो उसको धीरे धीरे उसमें मदद मिली। डब्ल्यूटीओ में एंट्री हो ही चुकी थी बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट के तौर पर उभरा, यानी कि वहाँ पर लेबर चीप थी, और उसका जो चाइनीज सामान था वो पूरी दुनिया में फ्लड कर दिया गया। तो उससे क्या होगा कि प्राइसेस नीचे गिर गई ग्लोबली में, और चाइना की जो रीच थी एज अ एक्सपोर्टर वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया उस स्थिति में जाके। तो इसके बाद अगर हम इस पूरी अवधि में देखें कि चीन की अमेरिकन आयात बाजार में जो हिस्सेदारी थी, हर महीने अगर हम देखते हैं तो 0.06% की दर से ये बढ़ रही थी। तो हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, जैसे ट्रेड वॉर जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब ये हो रहा था, जब चाइना के साथ ये बिल्कुल, इसमें हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं तो इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, तो हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन इसमें मई 2021 में अगर आप ये आंकड़ा देखते हैं तो ये आंकड़ा जो है 16.8% पर आ चुका था। ये 2021 का मैं आपको मई का फिगर बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो है कि चीन के अंदर जो नेशनलिज्म की बात है, जो एक तरीके से टोटलिटेरियन की तरफ चीन लौटता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से उसने क्रैकडाउन किया अपनी टेक कंपनीज को लेकर, जिसका एग्जांपल मैंने आपको जैक मा वाला शुरू में दिया था। और जो वैश्विक मौजूदगी वाली जो कंपनियां हैं, इनके जो कर्ता धर्ता हैं, तो वैश्विक बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि इसमें हो क्या रहा है कि जिसके पास ग्लोबल सप्लाई चेन का कंट्रोल होगा वही डिमांड और प्राइस को रेगुलेट करने की स्थिति में आ जाएगा। तो इसके साथ साथ जो है चाइना का जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इसमें जो है कि वैश्विक जो इसमें चीन की भूमिका को कम करने के पक्षधर इसमें नजर आने लगे। तो इसी एरिया के अंदर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी उत्पाद जो है आयात में चीन का हिस्सा जो है अब भी जो है 16.8% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 2.6% है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो इन दोनों देशों के बीच अगर आप देखें तो 6.4 गुना फासले को दर्शाता है। तो यानी कि 6.4 गुना हमसे चीन का जो रोल है वो ज़्यादा है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, खास करके एक्सपोर्ट सेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब इस पूरी अवधि में जिस तरीके से देखा गया कि जो अमेरिकी उत्पाद आयात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है, और प्रति माह की वृद्धि दर भी एक तरीके से दोगुनी हुई है। तो जो अब इसमें जो बात आती है वो निवेशकों की और प्रबंधन की ऐसी धारणा है कि भारत जो सेवा उत्पाद यानी कि जो सर्विसेज हैं उनके लिहाज से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो सर्विसेज ने हमें हमेशा दिया है। अगर आप हमारा जिस तरीके से अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मौके के अगर आप डाटा देखें, आप चाहे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की डेटा देखें, तो उसमें आप एक बुनियादी चीज पाते हैं कि जिस तरीके से हमारा सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम्पिटिटिव रहा है और उसने हमें बहुत फायदा पहुंचाया है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो भारत से उत्पाद निर्यात के बारे में भी अधिक आशावादी होने के संकेत है। उसमें हमारी एक नेचुरल उसमें एज है, हम उसमें वर्ल्ड लीडर्स हैं। तो अमेरिकी उत्पाद जो है आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसमें हम बात करें कि किस तरीके से निवेशकों को और प्रबंधकों की एक ऐसी धारणा है कि भारत सेवा उत्पादन के लिहाज से एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो क्योंकि हमने ऐसा करके दिखाया है। तो यहाँ पर दिखाए गए आंकड़े जो हैं हमें भारत से उत्पाद निर्यात के बारे में और अधिक आशावाद होने का संकेत देते हैं। जैसा कि मैं आपको मूकी के डेटा बता रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का बता रहा हूँ। तो इससे अगर आप देखें कि अमेरिकी जो उत्पाद आयात में भारत की हिस्सेदारी लगातार इसमें बढ़ती रही है। तो इसी तरीके से अगर देखें तो एक तरीके का अब इसमें एक चीज है कि चीन जो है वो विनिर्माण में एक पावर हाउस है, इससे कोई इनकार नहीं है, और भारत के लिए उसकी जगह ले पाना अभी के मौजूदा हालात में बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि एक पॉसिबिलिटी है, एक सिल्वर लाइनिंग है, ऐसा नहीं है, वो नामुमकिन बात है। तो उस आंकड़े बताते हैं कि बस बदलाव की दिशा में भारत के पक्ष में, तो अगर इसमें कोई चेंज आता है नियर फ्यूचर के अंदर, तो वहां पे इंडिया के लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जिसको जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर में करके दिखाया है, सर्विसेज में करके दिखाया है। अक्टूबर 2017 के बाद से ही चीन में अमेरिका में होने वाले जो उत्पाद निर्यात है ये 6.5% तक कम हुआ है, जबकि इस अवधि
अवधि में भारत को 0.4% अंकों का फायदा हुआ है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि चीन को हम बिल्कुल पछाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसे इकोनॉमिस्ट की तरह से मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको मैं आंकड़ों के लिहाज से बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें है कि एक अवसर मिला है यहाँ पर, और हम अगर इसमें सब कुछ ठीक से किए तो हमें इसमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये मुश्किल दौर है, इससे कोई इनकार नहीं है। जब सरकारी मांग एवं उपभोक्ता मांग में कमजोरी के साथ जो निजी निवेश की मांग भी घटी है, और इससे विश्व अर्थव्यवस्था में जो बढ़िया सुधार, और मैं आपको बताता चलूं जिस तरीके से वहां से सीनेट के अंदर जो $1 ट्रिलियन का जो एक और बिल पास हुआ है वहां से, अब उसमें देखिए थोड़ा वो फॉर्मुलेट होते थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसका भी एक तरीके से देखा गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमीज में एक तरीके का रिवाइवल के साइंस आपको इसमें थर्ड क्वार्टर से इसमें दिखने लगेंगे। तो अगर हम इसमें देखें कि और इसमें जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट की क्षमता है, राजकोषीय की क्षमता है, और इसमें जो टीकाकरण के साथ मजबूतियों को ये भी झलकता है कि हमने इस वक्त जो 8.5 जो उस पर भी हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, किस तरीके से बजट में उस आंकड़े का किस तरीके से बात की इकोनॉमिक इसमें तो पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था उसकी डिटेल्स। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं कि भारत में जो सक्रिय कंपनियां हैं और निर्यात क्षेत्र के अंदर यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर किस तरीके से उन्हें वरीयता देने का एक तरीके से काफी लाभ हो सकता है। वे सीधे निर्यात कर सकती हैं, या निर्यातक जो फर्म्स हैं उनको अपना उत्पाद बेच सकती हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि दिसंबर 2019 को महामारी आने से पहले के महीने माने और मई 2021 में नवीनतम आंकड़ों से इसे तुलना करें, तो अमेरिका को भारत की जो उत्पाद निर्यात में 41% तक बढ़ा है। तो इस मौजूदा आंकड़े के लिहाज से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें एक जिसको कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक रिलायबल, एक कहते हैं रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि हम इसको स्ट्रेंथन की पोजीशन को और मजबूत कर सकें, जो एडवांटेज हमें मिला है यहाँ पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है जो महामारी पूर्व इस स्थिति में ऐसे वृद्धि दर्शाने वाला हो। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में इसलिए जो है कि एक पोटेंशियल बन रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हमें जो वो 400 वाला फिगर मैंने आपको दिया था कि किस तरीके से वहां पर हमें एक एज मिलने की संभावना है। तो ये लेकर के हमने अमेरिकन मार्केट को इसलिए चुना ताकि हम इसे पूरे ग्लोबल लेते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो अमेरिका के आप समझ सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए क्या चुनौतियां हैं और हमारे लिए अवसर कहाँ कहाँ पर हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।